राज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे पुनः प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे चुनावी जनसभाएं। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। विपक्ष ने भी किया चुनाव प्रचार तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी में तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका असम के दुबरी में करेंगी रैली। भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव सहित कई नेता आज करेंगे नामांकन दाखिल। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर अब भी जारी। कल बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। दिल्ली नोएडा के स्कूलों में बम की खबर पर आया गृह मंत्रालय का बयान। का बम की खबर लग रही है अफवाह। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में मनाया जाता है ये दिन। विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। मौजूदा सीजन में पंजाब के मुकाबले चेन्नई का सफर बेहतर। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो लगातार हम 10 बजे से आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की सूचना मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया। गृह मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी कॉल है, यानी कि हॉक्स कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं। और इसी का अंदेशा जो दिल्ली पुलिस की पीआरओ साहिबा थी, उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम कॉल्स हैं या फिर जो मेल्स हैं वो हॉक्स यानी कि फर्जी लग रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आखिर इस पूरे मसले पर क्या कहा है। सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। और इससे पहले दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस का बस, जो बम निरोधक दस्ता है, और दमकल की गाड़ियां हैं, वो मौके पर है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल और इस तरह के कई अन्य स्कूलों में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही स्कूल परिसरों को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करवाया गया है और तलाशी चल रही है। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने दिल्ली के स्कूलों में बम मिलने की खबर के बारे में कहा कि पुलिस की टीम अभी तलाशी का काम कर रही है। अभी कुछ भी नहीं मिला।
अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस, और बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं। अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है साइबर वो सारा उस पर काम कर रहा है। सर कितने बजे कॉल आई सर? कॉल नहीं आई है, कॉल नहीं आई है, मेल आया, मेल आया सर? मेल ये रात के टाइम आया, अर्ली मॉर्निंग आया। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो 24 की चुनौती कुछ ऐसी है कि नेताओं की कहीं कहीं जुबान फिसल रही है और कहीं वो अति आत्मविश्वास में डूबे हुए भी नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जिन्होंने भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद पैदा हो गया। दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपनी पार्टी प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तभी उन्होंने कह दिया कि उनका नाम शिव और कुमार है और वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है क्या? शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया। देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। दिल्ली कांग्रेस में घमासान तेज होता जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली के बाद अब कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों पूर्व विधायकों ने उदित राज के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वो 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री की पहली सभा आज बनासकाठा में 3:30 बजे होगी और इस जनसभा में बनासकाठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, मेहसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी प्रचार करेंगे और इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार यहां से लोकसभा वो चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में यहां का चुनावी संग्राम रोचक हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज हो रही है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। धुआंधार चुनावी प्रचार का दौर भी जारी है और अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करेंगे। यहाँ वह हुबली में उनका रोड शो होना है। इसके बाद धारवाड़ में जनसभा है। फिर आज शाम हैदराबाद में रोड शो पर निकलेंगे। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद ओवैसी के बीच इस बार रोचक जंग है। गुजरात के पोरबंदर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पोरबंदर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भाजपा के विजयी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा, जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में फिर से सरकार बने। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर की वजह से हताश है। मोदी जी की सरकार बनानी है, ऐसा प्रतिसाद जनता की ओर से आ रहा है।
कांग्रेस स्वयं खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए उसकी निराशा बताती है। हमारा मुद्दा पहले भी विकास का था, आज भी विकास का है और भविष्य में भी विकास का ही मुद्दा रहेगा। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो काम करा है, डेवलपमेंट करा है, वही विकास का मुद्दा हमारा चुनावी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया और सभी दलों के नेताओं ने जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। विपक्ष के नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह राज्य कर्नाटक में चुनावी प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक के 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन के चुनाव प्रचार की वो कमान संभालेंगे। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल होंगी। और आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरेंगे। वहीं फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में आयोजित नामांकन रैली में हिस्सा लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आज नामांकन से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने उनके प्रति अपना समर्थन जताया। वहीं मनोज तिवारी ने भी सभी के प्रति आभार जताते हुए भाजपा को जीत दिलाने की अपील की है। देश का विश्वास है, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सभी मतदाताओं के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। और हम तीसरी बार फिर से एक कमल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यहां से देंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी लोकसभा सीट हैं जिसका जिक्र आते ही गांधी परिवार की तस्वीर सामने आती है। ये अलग बात है कि अब अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी हैं और इस बार भी पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा रह रहकर तेज होती है और फिर दब जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका की दावेदारी पर आखिरी फैसला ले सकती है। और रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय बाय कर दिया था। लिहाजा ये भी मसला है कि क्या मां की सीट पर बेटी प्रियंका चुनाव लड़कर संसदीय पारी की शुरुआत कर सकती हैं। दोनों ही जगह नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल को शुरू हो चुकी है और 3 मई आखिरी तारीख है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। बात हैदराबाद की करते हैं, जहां एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया। वहीं नमो प्रचार फेरी अभियान में हजारों लोग उनके साथ नजर आए। गौरतलब है कि मुंबई में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं। यहां वह श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगी। उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती होगी।
राष्ट्रपति यहां रामलला के दर्शन में और आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति जताई है। एक भाषण में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के लिए राहुल गांधी के बयान को उन्होंने भ्रम फैलाने वाला, असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया है। हमें राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के बाद कहा कि हमारे पास मोदी द्वारा किए गए काम है, काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां एक अनार 100 बीमार हैं। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मुद्दे पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नीयत में खोट पहले से ही नजर आता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण लेकर कांग्रेस के उठाए विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपनी काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची, लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा। कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब राज्य के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जीएसटी के मोर्चे से, जहां अप्रैल महीने के लिए जीएसटी के आंकड़े जारी हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने में ही जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा मासिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में ये 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, यानी 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पहली बार जीएसटी का जो ये संग्रह है उसने पार किया है। और अगर इसको हम देखें तो 12.4% ये बढ़ा है, जबकि शुद्ध जीएसटी जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो 17.1% की बढ़ोतरी के साथ है। रिफंड जारी करने की अगर बात की जाए तो शुद्ध जीएसटी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जीएसटी कलेक्शन की तरफ से आ रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़े में। अजय, जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल में सरकारी खजाने में आए 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए। से पहले वित्त वर्ष की बात करें 23-24 की, तो जो भी आंकड़े हमें जीएसटी के मिले थे उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का औसत जीएसटी हमें दिखाई दिया था। लेकिन इस बार नए साल की धमाकेदार शुरुआत हुई है और आज ही 2 अच्छी खबरें मिली हैं। एक तो
जीडीपी को लेकर के जो अनुमान जारी किए गए हैं उनको उसमें 7% की जो विकास दर है उस पर मुहर लगाते हुए एक बार फिर से एनसीआर ने ये उम्मीद जताई है कि 7% की विकास दर जारी रह सकती है। विकास लगातार तेज विकास के मद्देनज़र जो निवेश आ रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन जीएसटी के आंकड़े भी हैं और स्पष्ट तौर पर जो ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा इस बार क्रॉस किया है जीएसटी ने 2.1 लाख करोड़ रुपीस का पहले ही महीने में, वो एक नया ट्रेंड दिखाता है कि किस तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। आपको पता है कि मार्च की क्लोजिंग की वजह से जो गतिविधियां हैं उसकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी होती है और ये ट्रेंड लगातार भी बने रहने की उम्मीद है। 1.5 लाख का जो औसत था, अब ऐसा लगता है कि नए वित्तीय वर्ष में शायद ये एक नया बेंचमार्क 2 लाख करोड़ रुपए का होगा जीएसटी कलेक्शन का। हालांकि नेट कलेक्शन अगर आप देखें तो उसमें भी 17% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। तो एक तरफ रिफंड भी लगातार जो कारोबारी जगत है उनको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हो रही है। अरे हम जानते हैं कि जीएसटी जब लाया गया था इसे नए और क्रांतिकारी आर्थिक अध्याय के रूप में जाना जाता है कि तमाम बहुत से ऐसे टैक्स को ख़त्म करके जीएसटी का आगमन हुआ था जिससे कर के मोर्चे पर बेहतरीन सरलीकरण हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह थी कि जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था स्टेट और सेंट्रल लेवल को लेकर के करीब 23 टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया गया, एक ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में समाहित किया गया और अब जो राज्य सरकारें हैं वो एसजीएसटी के तौर पर कलेक्शन करती हैं, जो केंद्र है वो सेंट्रल जीएसटी के तौर पर कलेक्शन करता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी किया जाता है कलेक्ट, उसके बाद फिर उसको राज्यों के तौर पर बांटा जाता है। तो ये जो पहले आपने सही कहा कि 2017 से जब ये लागू हुआ था तो फिर 1 लाख करोड़ रुपए का एक बेंचमार्क माना जाता था कि 12 लाख करोड़ रुपए आपको साल भर में आपको संग्रह के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर 1.5 लाख करोड़ और अब लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का ये जो नया बेंचमार्क तय किया गया है, ये देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की मजबूती, निवेश और जो विदेशी निवेशकों का रुझान है उसको एक नई दिशा देगा और एक बहुत बड़ा संकेत है जब जीएसटी के कलेक्शंस आपको एक मजबूती दिखा रहे हैं और ऑब्वियसली इसका अगर हम आंकड़ों की बात करें अजय तो अप्रैल 2023 के आंकड़े मेरे सामने है, वहां पर जब कलेक्शन था तो वो 1.87 लाख करोड़ था और ये आज के इस 2024 की अगर बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ को पार कर गया। ऐसे में जो ये छप्पर फाड़ कमाई सरकारी खजाने में जाती है, कहीं ना कहीं जो विकास की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को गौरव का अनुभव होना चाहिए कि वो देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं और जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर आम खास अपना योगदान देता है। अप्रत्यक्ष कर है, आप एक माचिस की डिबिया भी लेने जाते हैं 2 रुपए की तो उसमें भी जो जीएसटी है उसको अदा करते हैं। तो कैसे आप एक विकास के कंट्रीब्यूटर, विकास में योगदान देने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आगे आते हैं, इसमें संपूर्ण देश को गौरव की अनुभूति होती है। और ये रिकॉर्ड कलेक्शन जो हुआ है इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में जहां पर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर गिरावट की बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट में, हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी हो रही है। आर्थिक गतिविधियों में जब मुनाफा बनता है तो मुनाफे पर टैक्स लगता है, आमदनी पर टैक्स लगता है, पहले आमदनी होती है उसके बाद टैक्स लगता है। तो ये दिखाता है कि जो अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, जो फोकस है सरकार का वो सही दिशा में जा रहा है और इसलिए ये एक प्रमुख संकेतक है जीएसटी का कलेक्शन जो इस वक्त 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है अप्रैल से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जीएसटी कलेक्शन का जो संग्रह है, अगर हम अप्रैल 2024 की बात करें तो वो 2 लाख करोड़ को पार कर गया। आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर। बढ़ते आगे, भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा देश है जहां रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत रेशम के उत्पादन के लिए मशहूर है। इस शहर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह असम के कामरूप जिले का सुआलकुची शहर है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज सुनाने के लिए भी। आप इस खबर को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे सुआलकुची में आपका स्वागत है। ये उत्कृष्ट असम रेशम उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदरता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के बुनकर छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग या स्थानीय बाजारों के लिए कपड़े तैयार करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में व्यावसायीकरण ने जोर पकड़ लिया है। रेशम के धागे की बढ़ती लागत ने
कई पारंपरिक बुनकरों को मजदूरी कमाने वालों के रूप में क्लस्टर कारखानों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज को सुनाने के लिए भी तैयार है। ये जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, फ्रॉम मेडिएवल असम से ये चल रहा है, वो हैंडलूम प्रोडक्ट है। अभी भी हम लोग पावरलूम तक नहीं गए। वीवर्स आर डूइंग ए गुड। तो ये चाहिए उन लोग को यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक होने से क्या होगा, ये सब्सिडी में यार्न मिलेगा, यार्न का बढ़ रहा है दाम। इन चुनौतियों के बीच राज्य सरकार द्वारा सुआलकुची रेशम उत्पादों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क की घोषणा नकली सामानों से निपटने और इस सदियों पुराने शिल्प की अखंडता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त रेशम धागा बैंक की शुरुआत धागे की लागत में उतार चढ़ाव के बोझ को कम करने का वादा करती है, जिससे बुनकरों को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच मिलती है। सरकार से हम डिस्काउंट में पार्ट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, ये तो बड़ा बात होगा। सरकार से हम विनती करता है कि वो हमारा पास यार्न बैंक चाहिए, यार्न बैंक से ज़्यादा कवर करना चाहिए ज़्यादा लोग को। लेकिन यार्न बैंक का जो लोग है स्पेशली सुआलकुची में रहता है, सुआलकुची के आसपास जो एरिया है वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सुआलकुची को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बुनाई की अपनी सदियों पुरानी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सुआलकुची में बुनाई की कला समुदाय, धर्म और लिंग की दीवार को नहीं मानती। यहाँ कई घरों में पुरुष और महिलाएं दोनों बुनाई के काम में जुटे हैं। ये बुनकर संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, सुआलकुची, असम।